नमस्कार मित्रों, मैं शैलेंद्र शर्मा जन सुलभ पुस्तकालय के लाइव पेज से लाइव हूँ। मैं सोचता हूँ आप सब मुझे देख पा रहे होंगे और मेरी आवाज़ भी ठीक आ रही होगी। यदि ऐसा है तो कोई मित्र मैसेज करके बता दें, क्योंकि यहाँ मेरे को कोई मैसेज दिखाई नहीं दे रहा है। मैसेज आ रहे हैं? एक भी मैसेज नहीं आ रहा इधर। ठीक है, तो मृदुल जी मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है और मैं दिखाई भी ठीक से दे रहा हूँ आपको जी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जन सुलभ पुस्तकालय और भाई अर्पण कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने मुझे आज यहाँ पर आकर कहानी पाठ का अवसर प्रदान किया। जन सुलभ पुस्तकालय एक बहुत ही प्रतिष्ठित मंच है, जिस पर समय समय पर हिंदी साहित्य के मूर्धन्य लेखक, समकालीन और वरिष्ठ दोनों प्रकार के लेखक और कवि उपस्थित होकर विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखते हैं, अपनी रचनाओं का पाठ करते हैं। और इस कोरोना काल में, जब हम सब अपने अपने घरों में कैद हैं, हिंदी साहित्य प्रेमियों को एक नई ऊर्जा देने का काम करते हैं। बहुत से लाइव बहुत प्रसिद्ध भी हुए हैं, जैसे कि यदि आपको याद हो तो कुछ दिन पहले श्री निर्मल वर्मा जी और श्री राजेंद्र यादव जी के स्मृति में आख्यान हुए थे और उनको बहुत पसंद भी किया गया, सुना भी गया बड़े प्रेम से। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा और बहुत लोगों को पता भी होगा कि हंस, जो कि एक बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका हिंदी की है, उसमें उसके बारे में एक रिपोर्टाज भी प्रकाशित हुआ, जिसमें इसके बारे में इसको याद किया गया और बहुत इसकी तारीफ की गई। मित्रों, आज कहानी पाठ से पूर्व मैं 2 मिनट में पहले अपनी अब तक की रचना यात्रा के विषय में आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। रचना यात्रा के विषय में बताने को बहुत कुछ नहीं है। सबसे पहले तो एक लड़का याद आता है, 16-17 साल का। घर में पढ़ाई का माहौल था, लेकिन साहित्य का कोई माहौल नहीं था, बल्कि उस लड़के को साहित्य का इतना शौक था, मगर घर वालों को, यानी कि माता पिता को, ये एक समय का दुरुपयोग लगता था। घर में साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, नई कहानियाँ, कहानी, सारिका, ये सब पत्रिकाएं आकर, और ज़्यादातर मैं स्वयं ही अपने जेब खर्च से पैसे बचाकर और इसको खरीद कर लाता था और पढ़ता था। मुझे याद है उन दिनों समांतर कहानी आंदोलन चल रहा था। सारिका बहुत प्रसिद्ध पत्रिका थी हिंदी साहित्य की। और एक कहानी मैंने लिखी और मेरी उम्र उस वक्त 17 वर्ष थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा और कि श्री कमलेश्वर जी का पत्र आया कि आपकी कहानी सारिका के लिए स्वीकृत है। आप समझ सकते हैं मुझे कैसा लगा होगा। मैं बिल्कुल एकदम शुरुआती दिन थे और मैं बहुत खुश हुआ उसके लिए। ख़ास तौर से उन दिनों फ़ोटो इस तरह तो खिंचती नहीं थी। स्टूडियो में गए, उसकी फ़ोटो खिंचाई, परिचय लिखा, भेजा, सब वो प्रकाशित हुआ। मगर घर वालों से बहुत डांट पड़ी कि ये सब तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमको जो तुम काम कर रहे हो, पीएमटी की तैयारी कर रहे थे हम उस समय, जो आजकल नीट कहलाता है, वो उस समय पीएमटी कहलाता था, कि पीएमटी में चयन होना है और ये तो सब बेकार की बातें हैं। और कहीं
कुछ कहानी लिखते या डायरी लिखते या किताब पढ़ते कहानी की या लेखों की, तो बहुत डांट पड़ती थी, माता जी से भी और पिताजी से भी, दोनों से। खैर, मेडिकल में एमबीबीएस में चयन भी हुआ और घर छोड़ना पड़ा, और मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट हुई, और उसके बाद एमडी मेडिसिन में प्रवेश भी हुआ, उसके लिए भी चयन हुआ। और मुझे याद है प्रथम वर्ष में जब जो उस समय हाउस जॉब कहलाता था, यानी कि मैं हाउस ऑफिसर था मेडिसिन विभाग में, तब मेरी एक कहानी जो मैंने धर्मयुग में बहुत डरते डरते भेजी थी, और मुझे अभी भी याद है, क्लास चल रही है और पीछे हम बैठे हैं और जो कागज़ पे कुछ लिखे जा रहे हैं उसको घर जाके फेयर कर लिया, और फिर सबको जोड़ लिया, कुछ डायरी से अंश ले लिए, कुछ इस तरह करके वो कहानी बनी। और कोई उस समय गाइड करने वाला नहीं था, और समझ नहीं आता था कि कैसे लिखें, लेकिन फिर भी उसको फेयर करके, उन दिनों ना तो कंप्यूटर था, ना कुछ, ना टाइप करने की कोई सुविधा थी, हॉस्टल में रहते थे, तो हाथ से लिखी। ईश्वर की कृपा थी कि राइटिंग काफ़ी अच्छी थी, और धर्मयुग में भेज दी। सोचा ही नहीं था कि धर्मयुग से तो कोई मतलब ही नहीं है, इतनी बड़ी पत्रिका। और आप सोचिए, श्री धर्मवीर भारती जी का पत्र आया, इतनी खूब, उनकी इतनी अच्छी राइटिंग, और कमलेश्वर जी की भी बहुत बढ़िया राइटिंग थी, बिल्कुल जैसे एक बड़े लेखक की लिखाई होती है। और उन्होंने लिखा कि आपकी कहानी बहुत पसंद आई और इसे शीघ्र ही हम प्रकाशित करेंगे, आप ये भेजिए अपना परिचय वगैरह। खैर, अब वो कहानी उन्होंने चुन के दीपावली विशेषांक में, जिसमें कि वो विशेष तौर से कोई एक लंबी कहानी प्रकाशित करते थे, वैसे हर अंक में एक कहानी आती थी, लेकिन दीपावली विशेषांक में उन्होंने उसको प्रकाशित किया। और तब मुझे पता चला कि धर्मयुग में छपना क्या होता है। आप सोचिए, उस समय न तो मोबाइल फ़ोन थे, हॉस्टल में कोई लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं था। ये तो मेरा नसीब था कि उन्होंने मेरे परिचय में एक लाइन छाप दी थी कि शैलेंद्र शर्मा की ये पहली कहानी धर्मयुग में, और इस समय वे झांसी मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग में हाउस ऑफिसर हैं। इतना बहुत था, अगर आप लिख दें शैलेंद्र शर्मा मेडिसिन डिपार्टमेंट हाउस ऑफिसर झांसी मेडिकल कॉलेज, तो चिट्ठी तो पहुंचती थी। और यही एक साधन था। कितने अंतर्देशीय, कितने पोस्ट कार्ड, कितने लिफाफे आए, और वो मेरी धरोहर हैं, आज तक मैंने संभाल के रखे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि अब तो मैसेज आते हैं, कोई फ़ोन कर देता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाते हैं तारीफ़ के, लेकिन जो हाथ से लिखकर, जो मेल नहीं थी उन दिनों, ईमेल भी नहीं थी, उनकी बात ही अलग थी। वो उस समय जिसने कहानी लिखी होगी और जिसके पास इस तरह के तारीफ़ें या बुराइयों के भी पत्र आए होंगे, वो इस बात को समझ सकते हैं। तो खैर, उसके बाद थोड़ा उस समय मेरी आयु केवल 25 वर्ष थी, और उसके बाद अगले साल ही मेरा विवाह हुआ, और उसके अगले साल सारिका में फिर से एक कहानी आई, जबकि श्री अवध नारायण मुद्गल जी, और ये बड़ी अजीब सी बात है कि तीनों ही संपादक जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ स्वर्गीय हैं, उनके संपादन काल में ये तीसरी कहानी प्रकाशित हुई सारिका में। मगर इसके बाद एक ब्रेक सा लग गया, और एक बहुत लंबा काल है, उसको मैं चाह कर भी कोई उसके लिए एक वजह नहीं बता पाऊँगा आपको। बहुत लंबा काल है, लिखा थोड़ा बहुत लिखा, लेकिन कोई पूरी कहानी नहीं लिखी। पढ़ा काफ़ी, जितनी भी साहित्यिक पत्रिकाएं आती थी काफ़ी पढ़ी जाती थी। और अब आके करीब 2019 में मैंने फिर दोबारा से कलम उठाई और कुछ कहानियाँ लिखी। और जैसा कि आपको पता है कि तुरंत तो कहीं भेजिए तो उसका तुरंत निर्णय नहीं आता। तो 2020 में, जो कि कोरोना शुरू हो गया था, तब मेरी कहानी दोबारा छपी। उसके बाद 3, 4, 5 कहानियाँ, एक लम्ही में, एक कथाक्रम में, एक कथा बिंब में, एक दैनिक जागरण के जो
राजेंद्र राव जी का जो पुनर्नवा परिशिष्ट आता है उसमें, और श्री प्रभात रंजन जी की जानकी पुल में 2 कहानियाँ इस तरह से मेरी, और अभी भी एक कहानी कथादेश में स्वीकृत है। तो इस तरह से ये सफ़र दोबारा प्रारंभ हुआ, और मुझे लगता है अब ये सफ़र जारी रहेगा। तो खैर, अपने विषय में इससे ज़्यादा मैं कुछ बताने की बजाय अब मैं चाहता हूँ आप मेरी उसी कहानी को सुने। अर्पण भाई का आदेश था कि आप वही कहानी सुनाएं जो कि धर्मयुग में प्रकाशित हुई थी, तो मैं अब आपके सम्मुख वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है नश्तर खामोशियों के। देखिए, पढ़ी हुई कहानी पढ़ने और कहानी सुनने में थोड़ा फ़र्क होता है। तो कहीं एक आध बार कहानी जब फ्लैशबैक में जाती है या वर्तमान समय में आती है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पढ़ के तो बहुत आराम से पता चल सकता है, लेकिन सुनाते समय वो चीज़ नहीं पता चलती। कहानी नश्तर खामोशियों के। बार बार उमड़ आते उफान से मेरी आंखें गीली हो जाती थीं। मैं इतने दिनों बाद महसूस कर रही थी कि मैं अभी भी पत्थर नहीं हुई हूँ, मगर कैसी अजीब और कष्टदायक थी यह अनुभूति। सारा वातावरण उमस से भर आया था। एक तो वैसे ही डिसेक्शन हॉल में 3 घंटे काटना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। ऊपर से उस दिन मेरे पिछले दिन बार बार बेशर्मी से मेरे सामने आ खड़े होते थे और भीतर कुछ पिघल पिघल जाता था। डबडबाती आंखों से मैंने डिमॉन्स्ट्रेटर कक्ष के पंखे की तरफ देखा। घर घर वही मंद गति, वही मशीनी नियति, बिल्कुल मेरे जैसी। और फिर एकदम से आनंद की वो लिखावट आंखों के सामने तैर गई और मेरे अंदर का दर्द उमड़ कर बाहर आने की कोशिश करने लगा। अपनी रुलाई पर पांव रखकर मैं उठ खड़ी हुई। डिसेक्शन हॉल नहीं जा सकती थी, फिर वही झेलना पड़ेगा कल जैसा। सब लोग उधर ही जा चुके थे। मरी हुई चाल से गैलरी पार करके प्रोफेसर साहब के कमरे में पहुंची। प्रोफेसर साहब का कमरा उसी तरह सुसज्जित। चपरासी ने सलाम ठोका, डेमोन्स्ट्रेटर की हैसियत से नहीं, विभागाध्यक्ष की पत्नी की हैसियत से। भीतर कुर्सी खाली पड़ी थी। चपरासी ने बिना पूछे बताया, साहब प्रिंसिपल ऑफिस गए हैं, मीटिंग है, शाम हो जाएगी। पोर पोर दुखते बदन को लेकर अशक्त सी निढाल होकर मैं आराम कुर्सी पर अधलेट सी गई। एस्पिरिन मंगा लूं, कैंटीन से ख्याल आया। फिर अपने को लताड़ते हुए और धिक्कारते हुए डांटा कि अब दवाइयों से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। दवाइयाँ वहाँ तक तो न पहुँचती ना, जहाँ एक अंधेरे कमरे में किसी की लाश लटक रही है। नींद तो नहीं लगी थी, मगर लगा कहीं कुएं में से आवाज़ आ रही है। कोई मुझे नाम से बुला रहा था। आंखें खोली तो एक नारी मूर्ति सामने खड़ी थी। अरे यहाँ बैठी हो मेरी जान। और मैं सारा डिपार्टमेंट छान आई। पहले डिपार्टमेंट के बाहर इंतजार किया, फिर स्टाफ रूम में देखा। मुझे क्या पता था कि मैडम मियाँ जी के कमरे में आराम फरमा रही हैं। मैं खड़ी हो गई और पहचानने की कोशिश करने लगी। शक्ल तो जहन में कहीं पहचानी सी लग रही थी, मगर इतने अपनेपन से कौन बोल सकता था। मैंने दिमाग पर जोर डाला कि उसने मेरी आंखों में अपरिचय का भाव पढ़ लिया। अरे क्या पहचानी नहीं? इतनी जल्दी भूल गई तू, विनी? बस उसके विनी कहने की देर थी कि मैं पहचान गई। बाप रे, दीपा मलिक! माय गुडनेस दीपा, कौन पहचानेगा तुझे? पूरी भैंस हो गई है तू तो, मेरे मुंह से निकला और बाहें अनायास ही खुल गईं। और तू वैसी की वैसी है, न सावन हरी। वो बाहों में खिलखिलाई और मुझे किसी ने बहुत पीछे खींच लिया। सुगंध, झरने, फूल, निरभ्र आकाश। देखना यार कैसे हो गए हैं हम लोग। कहाँ तो इतना प्यार था और कहाँ ये भी नहीं पता कि किस शहर में रह रहे हैं। कैसे इस जिंदगी के चक्कर हैं यार। मैं बोली, अरे बैठ तो सही। नहीं, बैठूंगी नहीं। बाहर कार में जनाब बैठे हैं, जरा जल्दी में हूं। वो तो मैं अनु की वजह से चली आई इधर, नहीं तो घर ही आती। अरे ये अनु कहाँ गया? पर्दा खिसका और मेरे हंसते होंठ जड़ होकर रह गए। ये अनु,
वही कल वाला लड़का, वही मेडिकल स्टूडेंट। दो मासूम आंखें जेहन में उभर आईं। विनी, ये मेरे मामा जी का लड़का है, आनंद। इसी साल अपने मेडिकल कॉलेज में इसका एडमिशन हुआ है। वैसे यहाँ हॉस्टलर है, पापा इसके लोकल गार्जियन हैं, इसलिए रैगिंग की वजह से अभी शुरू में हमारे घर में ही रह रहा है। फिर वह उसकी ओर मुड़ी और बोली, कहूँ? वो शर्मा गया। उफ, उसका शर्माना भी उसी तरह का था। तड़ तड़ आंखों के पर्दे पर पीछे से एक सैलाब हिलोरे मारने लगा। कल क्या तूने डिपार्टमेंट में इसे डांट दिया था? लगता है जरा जोर की हो गई। मैं नर्वस सी हंसी, जैसे कि रोई हूं। दीपा बोली, कल घर में देखा कि श्रीमान दुखी दुखी से बैठे हैं। पूछने पर पता चला कि पहले ही दिन मेडिकल कॉलेज में जबरदस्त हड़काई हो गई। कहता है मेरी कोई गलती नहीं थी, बिना बात ही। दीदी, उस लड़के ने शिकायत भरे स्वर में बात काटी। हाँ हाँ चुप रहे, दीपा हंसते हुए बोली। घर में कह रहा था कि उनसे मत कहना कि मेरी कोई गलती नहीं थी। ये कहकर उसने मेरी कमर में बाहें डाल ली। मैंने कहा, विनी से मेरे रिश्ते ऐसे नहीं हैं कि वो मेरी किसी बात का बुरा माने। वो वैसे ही शर्माया सा खड़ा था, अब तो बुरी तरह झेंप गया। दीपा ने कहा, मैंने पूछा कौन डेमोन्स्ट्रेटर है, तो उसने डॉक्टर वंदना भारद्वाज बताया। मैं सोच में पड़ गई। फिर अम्मा ने बतलाया था तेरी शादी के बारे में, तो पता चला था कि तेरी शादी यहीं हो गई है। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था, बेवकूफ़ सी खड़ी रही। सामने खड़े आनंद वर्धन नाम के इस लड़के की उपस्थिति दिमाग पर हथौड़े बजा रही थी। बाहर कार का हॉर्न सुनाई पड़ा तो वे चौंक कर बोली, मैं चलूँगी अब, ये इंतज़ार कर रहे हैं। गैलरी में दो एक पुरानी सहेलियों और दोस्तों के बारे में बात हुई। बाहर खड़े कार में बैठे अपने पतिदेव से दीपा ने परिचय कराया। नमस्ते हुई। अच्छा विनी, अनु का ख्याल रखना, और हाँ डॉक्टर साहब का फ़ोन नंबर लिखवा दे। और उस वक़्त तो हद ही हो गई जब मुझे अपने घर का फ़ोन नंबर ही याद नहीं आया। जैसे तैसे उसे एक नंबर बताया। फिर भी लग रहा था कि आखिर वाली संख्या 8 नहीं 7 है। कार स्टार्ट हुई तो दीपा के पति के साथ उसके मामा जी के लड़के ने भी हाथ जोड़ दिए। गला रूंधने लगा। मेरी शक्ल पर कार मोड़ पर जाकर ओझल हो गई। धूल के गुबार को मैं कुछ क्षणों तक देखती रही। एक जोड़ा मासूम आंखें और लंबी पतली उंगलियां मेरे अंदर तक तरल हो आईं। मैं उन उंगलियों को होंठों से लगाकर किसी से कह रही थी, अना, तुम्हारी उंगलियां बिल्कुल सर्जरी के लिए ही बनी हैं, पतली लंबी सुडौल, टिपिकल सर्जन्स फिंगर्स। क्या दीपा नहीं समझी होगी कि उसके भाई के साथ कल जो मेरी तरफ से हुआ उसकी जड़ में क्या था? क्या वो नहीं समझी होगी कि मेरा खोखला आक्रोश इस बच्चे पर सिर्फ इसलिए उतरा कि उसका नाम भी आनंद वर्धन था? अगर समझी भी तो उसने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? क्या मेरे अना को वो इतनी जल्दी भूल गई? असंभव है। मगर दीपा एक अच्छी और समझदार दोस्त है। वो जानती है कि जिस चीज़ के जिक्र से आसपास की सारी दीवारें काली हो जाएं और कॉलेज शमशान में बदल जाए, उसका जिक्र ही क्यों किया जाए? मेरे मन के कोर को आहत न करते हुए उसने चिर परिचित अपनेपन और प्यार से अपनी बात कह दी थी। और इसी तरह डूबते उतराते हुए मुझे उसके भाई से बहुत बहुत सहानुभूति होने लगी। कल के प्रकरण की बातें बार बार आंखों के सामने तैरने लगीं। ऐसा लगा खुद को छील रही हूँ, परत दो दर परत। भाग 2। प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं की पहली क्लास थी। मैं बैठी थी वैसे ही, रोज़ की तरह खामोश, अपने को कहीं भी एडजस्ट न कर पाने की झुंझलाहट और क्षोभ से त्रस्त। डिसेक्शन हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। कैसे लग रहे थे सब? रैगिंग के डर से सफ़ेद कपड़े, सीनियरों के डर से कटवाए गए छोटे छोटे बाल। हाजिरी शुरू हुई और जैसा कि मैं डर रही थी, रजिस्टर मुझे ही थमाया गया।
उस पर झुककर मैंने आवाज़ को भरसक संयत बनाते हुए पुकारा, स्टूडेंट्स अटेंड टू योर रोल कॉल प्लीज। आभा गुलाटी, प्रेजेंट मैम। आलोक सक्सेना, यस मैडम। तीसरे नाम के अक्षर जैसे शूल की तरह आंखों में घुसे। ये नाम आनंदवर्धन। मैंने तड़प कर सर उठाया। शव विच्छेदन के लिए रखे हुए मृत शरीर के चारों ओर बैठे छात्रों की पहली मेज पर दृष्टि टिका दी। सब लोग सर झुकाए बैठे थे, मगर दो मासूम निगाहें मेरे चेहरे की ओर टंगी हुई थीं और प्रतीक्षा कर रही थीं कि कब उनका नाम पुकारा जाए। मेरे गर्दन में रक्त जैसे तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। डॉक्टर साहब, क्या बात है? बगल वाले डेमोन्स्ट्रेटर ने पूछा। कुछ नहीं, मैंने टूटा फूटा सा उत्तर दिया और फिर शुरू किया तो पुकारती ही चली गई। पूरे 100 नाम थे। फल यह हुआ कि इतनी क्लांत हो गई कि रजिस्टर में दस्तखत भी नहीं हुए मुझसे। डेमोन्स्ट्रेटर इधर उधर छात्रों के पास पहुंचकर बातें करने लगे। आमतौर से शुरू में पढ़ाई की ओर कोई ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि सब जानते हैं कि दूर दराज से अपने घरों को छोड़कर नए माहौल में आए किशोर हृदयों को व्यवस्थित होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। सब प्रयास मैं पहली मेज की तरफ पहुंची। हौले से नाम पूछा। वह शिष्टाचारवश उठ खड़ा हुआ, हड़बड़ाकर झुकी आंखों से धीरे से उत्तर दिया। मैं उससे किताबों वगैरह के बारे में पूछने लगी। उसकी बातों में इतनी मासूमियत, इतना कच्चापन झलक रहा था कि मैं धीरे धीरे कठोर हो उठी। दरअसल उसकी नाजुक जुकाम भरी आवाज़ और किताब पर लरजती पतली उंगलियां मुझे बार बार कई वर्ष पूर्व ले जाकर पटक रही थी। उसको बर्दाश्त न कर पाने की कोशिश मुझे धीरे धीरे कठोर, पहले लकड़ी और फिर पत्थर बनाती हुई चली गई। जो आपके सामने वैसे ही मरा हुआ हो, उसे मारने के लिए कोई खास बहाना नहीं चाहिए। मुझे भी मिल गया। प्रवेश के समय शरीर रचना विभाग की ओर से पहली पुस्तक के 1 से 15 पन्ने पढ़ने का जो निर्देश मिलता है, उसका पालन उसने नहीं किया था। कोई करता भी नहीं। मगर मैं अपने नाखून और दांत तेज करके उसे आहत करने में जुट गई। वो जितना मासूम होता जा रहा था, मुझे उतना ही सुख मिल रहा था। और अंत में जब उसने धीरे से आंखें उठाईं और उसमें मोटे मोटे आंसू दिखे, तो मुझे अपनी विजय का बोध हुआ और मैं वापस अपनी कुर्सी की ओर लौट आई। मगर जितनी कायरतापूर्ण मेरी विजय थी, उतना ही उसने मुझे निचोड़ दिया था। कल के वक्त को याद करते हुए अपना सारा व्यवहार अभद्र और बेमानी लगने लगा, और तब मैंने महसूस किया कि इस अभद्रता को स्वीकार कर लेने की वजह से मेरे लड़खड़ाते कदमों को थोड़ा सहारा मिल गया है और मैं कुछ संयत हो उठी हूँ। डॉक्टर साहब, चाय। चपरासी गैलरी के दरवाजे पर खड़ा था। भीतर साहब के चैम्बर में रख दो, मैं आ रही हूँ। कमरे में चाय के घूंटों से थोड़ी तसल्ली मिली। सामने प्रोफेसर साहब की एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी, शहर के मेयर के साथ, सेमिनार के उद्घाटन के वक्त की। एक कान से दूसरे कान तक खिंची होने के बावजूद उनकी मुस्कुराहट उतनी ही खोखली, उतनी ही अर्थहीन लग रही थी जितनी कि वह सेमिनार थी। चाय का अंतिम घूंट भरते हुए एक अजीब सा ख्याल आया कि मुझे 5 वर्षों में इस आदमी से नफरत क्यों नहीं हो गई। क्यों नहीं इसको देखकर मेरे तन बदन में आग लग जाती है। पीछे शेल्फ पर उनकी शील्ड्स और कप सजे हुए थे। किसी ने एक बार कहा था कि साहब, कोई कमरा प्रोफेसर का सा लगता है तो वो प्रोफेसर भारद्वाज का ही है। इनकी तथाकथित काबिलियत और शोमैनशिप पर गर्वित होने की बजाय विद्रूप से मेरे होंठ टेढ़े हो आए। उस वक्त कहीं बहुत अंधेरे में से उस अकेली जिंदगी की याद हो आई, जिसे कभी कोई मेडल, कोई शील्ड, कोई कप, कोई अलंकरण नहीं मिला, और अनाम, असम्मानित रहते हुए एक दिन जिसने रोशनी के दायरे की दहलीज पर ही दम तोड़ दिया। आनंद की काबिलियत, उसके क्लिनिकल ज्ञान के चर्चों की याद आने लगी, और साथ ही उससे जुड़ी उस सहानुभूति की जो उसे जानने वाले लोगों के मन में उसे लेकर थी, क्योंकि सब जानते थे कि खन्ना के रहते उसे बैच में कभी पहला स्थान नहीं मिल सकता था। बेहद अंतर्मुखी होने के कारण आनंद ने कभी किसी के सामने अपना आक्रोश जाहिर नहीं किया, मगर अकेले में मेरे सामने जब भी खन्ना का या खन्ना के हर प्रोफेशनल परीक्षा में प्रथम आने का
या आनंद के अथक परिश्रम के बावजूद द्वितीय रह जाने का जिक्र आता तो उसकी आंखों की चिंगारियों पर से राख हट जाती और उसकी मुट्ठियां कस जाती। तुम देखना विनी, साला कभी ना कभी तो चूकेगा ही। इस बार देखता हूं। और हर बार की तरह हारने के बावजूद वो दोबारा जुट जाता, मगर अपनी इतनी मेहनत और मेरी इतनी दुआओं कामनाओं के बावजूद आनंद हर बार हारा। प्रिंसिपल और औषधि विज्ञान के विभागाध्यक्ष के सुपुत्र होने की जो चाबी खन्ना के पास थी, उससे हर फाटक का ताला बड़ी आसानी से खुल जाता था। और हर बार पटखनी खाने के बाद मेरा अना आहत सांप जैसा फुफकारता, मगर उसकी पीड़ा, उसका रुदन उस आक्रोश में छुप नहीं पाता था। हर बार नए सिरे से किए गए संकल्प की पराजय उसे भीतर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती चली गई। भाग 3। डॉक्टर साहब, चपरासी सामने खड़ा था। हाँ, मैंने नजरें उठाई। साहब, हम बिसरा गए। डॉक्टर साहब कहे थे कि आपसे कह दें तनख्वाह आ गई है, उसे ले लें आप। दीवार घड़ी की ओर देखा, 3:15 हो रहा था। मेज पर से पर्स उठाकर उठ खड़ी हुई। गैलरी से देखा, सूरज को छोटे से बादल के टुकड़े ने ढक लिया था। धूप हल्की उठी थी। कैंपस में लगे नीम के पेड़ से ढेर सारे फूल झड़ आए थे। एक अजीब सी गतिहीनता, एक उदास सा ठहराव चारों ओर फैला था। लगा क्योंकि खुद ठहर गई हूं, इसलिए हर ओर ठहराव लग रहा है। कितना सुखद लगता था जब ये सारा वीरान सा शहर भागता हुआ लगता था। तब बात यह थी कि वक्त इतना कम क्यों है। कॉलेज में हर घंटे में अना से मिलने की चाह, प्रतीक्षा और खोज रची बसी थी। एक अजीब सा नशा तन और मन में घुला रहता, एक मीठा सा सुरूर, जैसे पूरे शरीर में कनेर की पंखुड़ियां भर गई हों। हर वक्त कुछ गुनगुनाते रहने का, खिलखिलाते रहने का मन करता। हर वक्त एक जोड़ी सांवली आंखें और लंबी पतली उंगलियां दिल के कूल किनारों को सहलाती रहती। एक हल्की सी बिजली की तरंग कदमों में भरी रहती। जिन दिनों वह हाउस जॉब में था, तब लेक्चरर वगैरह के साथ हाजिरी लेने आ जाता। तब मेरा पूरा का पूरा सर्जरी का पीरियड स्वप्निल ही बीतता था। एक तरफ झल्लाहट भी होती थी कि जिससे दिन में 10 बार मिलती हूं, उससे 11वीं बार भी मिलने की इच्छा इतनी उद्दाम क्यों रहती है। लगभग रोज ही शाम को घर पर मुलाकात होती उससे। पापा सब समझते थे और मेरे और अना के संबंध को उन्होंने एक परिपक्व स्वीकृति और आदर दे रखा था। हमारा घर कॉलेज कैंपस के पास ही था और अना हॉस्टल में रहता था। कभी कभी कोई बात पूछनी होती और वो किताब खोलकर समझा रहा होता, तो मैं उसके बताने के अंदाज में इतना खो जाती कि उसकी बात को अनसुनी करके उसकी आवाज़ के उतार चढ़ाव, उसकी भौं के बार बार ऊपर उठने, जोर देते वक्त उसकी आंखों के थोड़ी छोटी हो जाने और होंठों और तालू को छूती उसकी जीभ की गति में डूब जाती। कुछ क्षणों बाद जब उसकी अक्ल में आता कि ये सामने टकटकी लगाकर देखती इस बेवकूफ़ लड़की के जहन में सर्जरी के ऑपरेशन के स्टेप नहीं, कुछ और घूम रहा है, तो वह बहुत सहज और हल्का हुआ था। आवाज़ नाजुक हो जाती, ए विनी, कहाँ हो? क्या देख रही हो इस वक्त? और जैसे मुझे नींद से जगाकर मेरे बहुत करीब आ जाता। गर्दन पर और बालों में उसकी पतली उंगलियों का स्पर्श बहुत भला लगता। उसके सांवले होठों से अपने लंबे नाखूनों, अंगुलियों के पोरों, माथे और कानों के पास एक सिहरन लेना बहुत सुखद लगता, जैसे उसे कुछ देकर मैं खुद को ही दे रही हूं। किसी छोटे क्लास टेस्ट या तिमाही परीक्षा में अंक कम आने पर खूब डांट पड़ती। 2-1 दिन अना बहुत व्यथित, बहुत नाराज रहता। जरा सी मेहनत करने में तुम्हारी नानी मरती है, सारा दिन गप्पे लड़वा लो तुमसे। मेहनत करने का मादा नहीं था तो इस प्रोफेशन में आई क्यों थी? मैं क्या क्या सोचता हूं तुम्हारे लिए, और तुम हो कि। मैं कहती, सुनो, बहुत डांट लिया, और मत डांटो अना, अगली दफ़ा ऐसा ही होगा। विनी, मैं सोचता हूँ, उसका स्वर धीमा हुआ था, कि जो मुझे नहीं मिला बस किस्मती से, वो तुम्हें तो मिल जाए। तुम्हें मिल जाएगा तो मुझे इतना ही अच्छा लगेगा जितना अपने लिए लगता। अना अक्सर कहता, विनी, तेरा मन नहीं करता कि किसी बहुत अच्छी जगह काम करने को मिले, जहाँ रिसर्च की सारी सुविधाएं हों, जहाँ तुम कुछ हटकर कर सको सबसे, जहाँ कुछ ऐसा अचीवमेंट हो जिसे तुम अपना कह सको।
नहीं तो बुखार खांसी की दवा लिखकर तो सैकड़ों लोग मरीज को उल्लू बनाकर करोड़पति बन जाते हैं और उसकी आंखों में कंदीलें जल उठती। मैं मंत्रमुग्ध सी निहारती रह जाती। उसके व्यक्तित्व का सूरज मुझे चांद की ऊंचाइयों तक उठाना चाह रहा था। एक घटना स्मरण हुआ। द्वितीय प्रोफेशनल परीक्षा के प्रैक्टिकल्स शुरू होने वाले थे। दूसरे दिन 8 बजे से परीक्षा थी और रात के 11:30 बजना चाहते थे। अभी 2 महत्वपूर्ण बड़े बड़े अध्याय बचे हुए थे और मेरी आंखें नींद से बोझिल हुई जा रही थीं। शायद घबराहट में कुछ ज़्यादा ही खा लिया था और 10 बजे पापा ने लाड़ में एक ज़बरदस्ती गिलास दूध का पिला दिया था। सोच रही थी सुबह उठकर कोर्स पूरा कर लूँगी, मगर अपनी कुंभकर्णी निद्रा से डर भी बहुत लग रहा था। बार बार मन कह रहा था, अरे छोड़ो, चलो सोते हैं। किताब बंद करने ही जा रही थी कि खिड़की पर वही चिर परिचित आवाज़ हुई। लोहे की सलाखों पर चाबी से ठक ठक। नजरें घुमाई। मेरा चांद, मेरा आनंद, मेरा अन्ना खड़ा था। उसने खिड़की से ही होठों पर उंगली रखकर श का इशारा किया और बोला, तुम पढ़ो भी नहीं, मैं चल रहा हूं, कल आऊंगा। अरे हद है अन्ना, 1 मिनट रुको तो सही, मैं फुसफुसाई और पर्दा हटाकर पापा के कमरे में झांका। पापा की आंखें बंद थीं और किताब छाती पर औंधी पड़ी थी। लैंप जल रहा था। उसे बंद करके मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। बाहर चांदनी अपने पूरे नशे के साथ फैली थी और जैसे उसके हल्के नीले रंग की कमीज से ही छनकर बाहर आ रही थी। उसके कटोरे जैसी आंखों में बेतरह प्यार का नूर बरस रहा था, जो चांदनी से भी ज़्यादा शीतल और नीला नीला था। अंदर आओ ना, पापा सो गए हैं। नहीं, मैं दरअसल मिश्रा की पार्टी से लौट रहा था। जानता हूँ तेरे पास नहीं आना चाहिए आज, तेरा वक्त बहुत कीमती है, तुझे खामखां डिस्टर्ब करूँगा, लेकिन मन नहीं माना। तुझे सुबह से देखा नहीं था ना। हर्ष और आत्माभिमान के अतिरेक से मेरा गला भर आया। विभोर सी चुप खड़ी हुई। उसने धीरे से मेरे हाउस कोट की ढीली बाहों में हथेलियां डालकर मेरी कोहनियां थाम ली। और कैसी तैयारी हो रही है? कोर्स तो ख़त्म हो गया होगा? मैंने डरते डरते कहा, नहीं अन्ना, अभी इम्यूनोलॉजी पूरी बची हुई है, मगर नींद बहुत आ रही है। चुप, नींद कुछ नहीं, परसों पूरा खाली दिन है, सोना आराम से, मगर आज खत्म किए बगैर मत सोना, समझी? और जब कुछ देर बाद वह चला गया तो नींद काफूर हो चली थी। एक जुनून सा सवार हो गया था। मुझे उसके लिए पढ़ना है जो मुझे देखे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता है। आनंद ने एक बार पल के चूम कर कहा था, यार थोड़ा रो ना, आज तुम्हारे आंसुओं का स्वाद चखेंगे। रुलाना चाहते हो? लोग तो चाहने वालों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते और एक तुम हो कि? वह बोला, नहीं विनय, तुम्हारे आंसुओं को लिटरली पी कर तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि हर जगह तुम्हारे आंसुओं के साथ किसी की उंगलियां हैं पोंछने के लिए, किसी के होंठ मौजूद हैं जो सोख लें सारा दर्द। और आनंद, जो अब तुम रोता छोड़ गए हो तो आंसू पोंछने के लिए कौन है? मैं खुद ही ना। तूने कितनी बार कहा था ना कि मैं करूं या तू करे, एक ही बात है, तो मैं खुद ही पोंछ लूं। अन्ना, अब मुझ में शक्ति शेष नहीं है। भाग 4। किसी स्कूटर के स्टार्ट होने के स्वर से जैसे मैं नींद से जगी। मरे हुए लम्हों को बार बार अपने भीतर जिंदा करते हुए मैं प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच गई थी। कैशियर के कमरे में घुसी तो उसने खड़े होकर नमस्ते की कुर्सी पेश की। तनख्वाह रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद मुझसे उसने एक छोटे से काम का अनुरोध किया जो प्रोफेसर भारद्वाज ही कर सकते थे। प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आते हुए मैं सोच रही थी कि जब मैं उनसे यह बात कहूंगी तो ये क्या कहेंगे। झुक आएंगे मेरी तरफ और आंखों में अजीब सा भाव लाकर, जो कभी शरारत लगता था मगर अब लगता है कि जैसे इनकी लार टपकी आ रही है। कहेंगे, हुजूर, अगर आपका कहना है तो करना ही पड़ेगा, मगर ये बताइए बदले में आप हमें क्या देंगी? और एक अजीब सा लिचलिजा सा एहसास होने लगा जिसमें प्रोफेसर साहब के होंठ मुझ पर दौड़ रहे थे, उनकी कुचलती त्रस्त करती हथेलियों की तरह, कि कोई पोर निचुड़े बिना न रह जाए। और मैं पड़ी थी पाताल में, आग में बिना चले, आग से निकलती हुई पत्थर की तरह।
प्यार मेरी ज़िंदगी में उस रूप में नहीं आया जब सिनेमा के पर्दे पर हो रहे फूहड़पन को देखकर लोग सीटियां बजाने लगते हैं। उस रूप में भी नहीं आया जब आँखों और होठों से एक गुलाब जल का स्रोत फूट पड़ता है, जो छोटे छोटे बस्तों, नन्ही नन्ही किरकारियों और छोटे छोटे मखमली जूतों को साथ लेकर आता है और शक्कर की सी मिठास लिए निष्पाप आंखें जन्म लेती हैं। उन लोगों के लिए ये एक सहज आवश्यकता है जो शरद की धूप को जन्म देती है, और मेरे लिए आवश्यकता तो है मगर सहज नहीं, एक असहज अनुभूति जिसमें ग्लानियां जुड़ी हैं, अपराध बोध जुड़े हैं, किसी के प्रति वफादार न रहने पाने की, स्वीकारोक्ति न कर पाने की छटपटाहटें और तिलमिलाहटें जुड़ी हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि लगता ही नहीं कि मेरा भी विवाह हुआ है। बिना कुछ करे, न करने की इच्छा लिए एक मजबूरी सी निभाना। अव्वल तो निभाती ही क्या हूँ, घर की बैठक में रखी एक बेजान चीज़, सुंदर लेकिन अर्थहीन। सुंदर को और सुंदर बनाने, देखने, पाने की इनकी सारी कोशिशें भी केवल इसलिए होती हैं कि जब घर के पुरुष का तनाव शोले भड़का रहा हो तब वो अपने आप को तश्तरी में पेश करे। जब भी उस शरीर में मई जून की दोपहर भभक उठे तो नत होकर, समर्पिता बनकर। और सबसे ज़्यादा गलाने वाली बात यह है कि मुझसे यह उम्मीद की जाती है कि केवल उन्हीं ज्वालामय क्षणों के अपने उपयोग से अपना अस्तित्व जस्टिफाई करूं। प्रोफेसर साहब अक्सर मजाक में कहते हैं, जो वास्तव में उनके लिए मजाक नहीं है, कि औरत को तो दो ही जगह अच्छा होना चाहिए, एक रसोई में और एक बिस्तर में। मगर मैं कैसे मानूं इसको, क्योंकि दिमाग के रोशनदान खोलने वाले उस इंसान ने सिखाया था कि एक और भी दूसरी दुनिया है जहां सारा का सारा आसमान पूरा आंखों में फैलने लगता है। एक बार मैंने इनसे पूछा था कि आपने इतनी देर में शादी क्यों की, तो इन्होंने हंसते हुए, खीसे निपोड़ते हुए उत्तर दिया था, जब बिना ब्याह के ही आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं तो। और इस अंधेरे के दूसरे छोर पर खड़ा अन्ना मुझसे कह रहा था, विनी, मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हें लड़की होने की वजह से कोई क्रेडिट या अप्रिसिएशन मिले। चाहता हूं कि अपने अंकों को तुम अपने ज्ञान से जस्टिफाई कर सको, तभी शायद तुम इस तथाकथित नोबलेस्ट प्रोफेशन की राजनीति से अलग खड़ी होकर चमक सको। शायद वही हमारे सुकून का साधन बने, नहीं तो हमें तो पार्टी पॉलिटिक्स ने पटक पटक कर तोड़ डाला है। बदन के बारे में सोचते हुए अचानक वो दुलारी सी शाम आंखों में तैरने लगी, जब दिसंबर के महीने में बेमौसम बारिश हो रही थी। हम दोनों अपने घर में थे। मैं और अन्ना बैठक वाले दीवान पर खेस ओढ़े हुए बैठे थे। उसके हाथों में चाय का गिलास था, मेरे हाथों में किताब, जिससे मैं उसकी बताई हुई जगहों पर निशान लगा रही थी। चूंकि तभी हम लोग रसोई से आए थे और वहाँ फर्श गीला था, इसीलिए दोनों के पैर बर्फ हो रहे थे। उसके पैर के अंगूठे ने मेरे पैर के तलुए को छुआ तो मैंने धीरे से पैर हटा लिया था। उसने दोबारा हौले से अपने पूरे अंगूठे और उंगलियों का दबाव मेरे पैर पर डाल दिया था और मैं जड़ हो आई थी। घबराहट के मारे किताब पर मेरी स्थिर हो गई उंगलियों को देखकर वो फुसफुसाया था, सुनो, क्या मेरी सीमा सिर्फ यही है? कभी थोड़ा और पास आने दो ना, थोड़ा और। मेरी सांस गले में ही रुक गई थी। गर्दन से बड़े बड़े गुड़हल गालों से होते हुए कानों तक तैरते जा पहुंचे थे। दिल कानों में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था, कान गर्म हो आए थे। मेरी दशा देखकर वो शरारत से हंसा था, अरे तुम तो मरी गई बिल्कुल। यार घबराओ नहीं, तुमसे बिना पूछे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मुझे इंतज़ार करना आता है। वो बारिश भरी शाम जैसे जैसे आंखों में तैरती गई, वैसे वैसे अन्ना के बाद वाली, प्रोफेसर साहब वाली वह दोपहर धीरे धीरे मुझे तोड़ने लगी। तिल तिल करके उसे कुचलने की कोशिश में मैंने अपने कदम तेज़ कर दिए। वापस डिपार्टमेंट पहुंचकर देखा घड़ी 4 से ऊपर बजा रही थी। डिसेक्शन हॉल की खिड़की से अंदर का सब दिख रहा था। सब कुछ वैसा ही पूर्ववत चल रहा था। बाहर एक डिमॉन्स्ट्रेटर कागज़ हाथ में लिए किसी चपरासी से बात कर रहे थे। मुझे देखकर बोले,
डॉक्टर साहब ये चपरासी सर्जरी से आया है, ज़रा इसको अपने म्यूज़ियम से बोन्स का नया सेट और कागज़ में लिखे कुछ स्पेसिमेन निकाल कर दे देंगी आप? मैं बीच में डिमॉन्स्ट्रेशन छोड़ के आया हूँ। और उन्होंने कागज़ और चाबियाँ मुझे पकड़ा दी। म्यूज़ियम खोलकर मैं वहाँ रखी मेज़ पर बैठ गई। चपरासी सब सामान गिनने लगा। मैं उसे बताने लगी कि क्या क्या चीज़ें उठानी हैं। फिर यूं ही पूछ लिया, किसने मंगवाया है ये सब? मैडम जी, वो कल एमएस सर्जरी का इम्तहान है ना, तो डॉक्टर कुमार साहब मंगाए हैं। एमएस सर्जरी का इम्तहान? मैंने मेज के किनारे को कस के पकड़ लिया। इसी इम्तहान ने तो मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन ली थी। मैं हल्के से मेज से उठकर कुर्सी पर बैठ गई। चपरासी सर्जरी में हो रही कल की तैयारियों के बारे में बताने लगा, लेकिन मुझे सब अस्पष्ट सा सुनाई दे रहा था, जैसे बहुत शोर मच रहा था। मैं बहुत से लोगों की भीड़ में से गुजर रही थी और सब लोग चीख चीख कर मुझसे कुछ कह रहे थे, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शायद मेरे अंदर का सन्नाटा उससे ज़्यादा तेज़ी से दहाड़े मार रहा था, जो उन लोगों की उन चीखों को मुझ तक पहुंचने नहीं दे रहा था। लोगों की नज़रें मुझे चीर रही थी। देखो, देखो ये अभागी औरत जिसके साथ जीने का ख्वाब देख रही थी, उसने खुद अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी है। देखो देखो। भाग 5। उस साल एमएस सर्जरी के इम्तहान 2 महीने देरी से हुए थे। आना जुटा हुआ था। उसका कॉलेज में दिखना लगभग बंद हो गया था। घर पर भी बहुत कम आता था। जब भी आता मेरा अंतर मचल उठता। उसकी तैयारियों में, उसके साधनों में, उसके खाने पीनों में कोई कमी तो नहीं, जानने को मैं मचलने लगती। इम्तहान के दिनों में उसकी भूख बिल्कुल गायब हो जाती थी। मैं रोज़ ही उसके मनपसंद कोई ना कोई चीज़ बनाकर टिफ़िन में रखकर हॉस्टल भिजवा देती शंभू के हाथों। बदले में आते छोटे छोटे 4-5 लाइनों के पुर्जे कॉपियों से फाड़े गए पन्नों पर, जिन पर लाड़ करती हुई उसकी आंखें, उसके होंठ, उसकी अंगुलियां चिपकी होती। इतनी उत्तेजना और घबराहट मन में भरी रहती जैसे कि खुद ही परीक्षा भवन में बैठी हुई हों। इम्तहान के दिन दोपहर से ही इंतज़ार होने लगा था कि कब 5 बजें और अना इम्तहान देकर आए। 8 बजे थका हारा आया था, मगर बहुत खुश, बहुत प्रफुल्लित। उसके केस और वाइवा दोनों बहुत अच्छे गए थे, खासकर बाहरी परीक्षक वाले। मैंने उस रात उससे खूब बातें की, जो क्योंकि बहुत दिनों की इकट्ठा हो रही थी। आराम कुर्सी पर सुनते सुनते वह सो गया था। फिर रात में हॉस्टल चला गया। दूसरे दिन शाम को खबर उड़ी हुई थी कि सर्जरी के इम्तहान में कोई भी पास नहीं हुआ है। मन कांप उठा था। अना के हॉस्टल शंभू को भेजा, मगर कमरे पर ताला लगा था। दूसरे दिन सुबेरे सर्जरी विभाग में मिला था, वह बुरी तरह बुझा हुआ। कुछ पता चला क्या? मैंने पूछा। उसने नहीं में सर हिलाया। अना, कैसे संभव है? एक भी कैंडिडेट पास नहीं। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। एक भी कैसे नहीं, खन्ना साहब तो पास हैं। उसकी तड़प और उजागर हो उठी थी। आश्चर्य, क्षोभ और विवशता से तिल मिलाते हुए मेरी आंखें छलछला उठी। चलो अना, घर चलो। नहीं, हम लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। रिजल्ट वहां पहुंच चुका है। यहां तो साले कुछ कंफर्म करके बताते ही नहीं है। शायद वहां से सही पता कर चल सके। वैसे पता क्या चलना है? उसने फिर हंसने की कोशिश की थी। शाम को भी वो नहीं आया था। अगले दिन बाकायदा रिजल्ट आ गया था। अना सही कह रहा था, सिर्फ खन्ना ही पास हुआ था। अब अना से मिलना बहुत ज़रूरी हो गया था। सर्जरी विभागाध्यक्ष सबको बता रहे थे, एक्सटर्नल तो सबको लुढ़का गया था, मगर हम लोगों ने खन्ना को पास कर दिया। आफ्टर ऑल ही वॉज द ओनली डिजर्विंग कैंडिडेट। दिन में कई बार शंभू को हॉस्टल भेजा, मगर अना नहीं मिला। शाम को वह खुद ही आया था। उसका सांवला रंग और भी काला हो उठा था। फिर चुपचाप हॉस्टल चला गया था। सुबह समाचार आग की तरह फैल गया था। मैं और पापा बदहवास से हॉस्टल पहुंचे। बहुत भीड़ थी, स्टाफ के भी कई लोग थे। नीचे दालान में उसकी लाश पड़ी थी, जो पंखे से उतार ली जा चुकी थी। रात भर लटकने के कारण गर्दन थोड़ी खिंच गई थी, जिसमें रस्सी कसी हुई थी। जीभ फूलकर बाहर निकल आई थी, आंखें बाहर निकल आई थी। लार और खून के कतरे मुंह के कोनों से चिपके हुए थे। मैं इतनी बदहवास थी कि आंसू भी नहीं निकले। तभी मैंने महसूस किया
कि लोग अना की देह की तरह मुझे भी घूर रहे हैं। तरस खाती हुई वेदती आंखें। उसके दोस्त कमरे में उसके लिखे हुए कागज की तलाश कर रहे थे कि शायद जाने से पहले कुछ कहना चाहा हो उसने। हालांकि सब कुछ साफ साफ था, शीशे जैसा। उसकी मौत का कारण हर तरफ लिखा हुआ था, जिसे सब पढ़ सकते थे, पढ़ रहे थे। कागज तो तीसरे दिन मुझे मिला था, जो उसने मौत से पहले डाक में डाला था। मेरे नाम। मेरा मन दहल उठा था। अपने पूरे पिछले 7-8 वर्ष उसने उसमें निचोड़ दिए थे। अपनी विवशता, अपना मर चुका उत्साह कुछ करने का, अपनी मर चुकी उमंग जीने की, सब कुछ फैला दिया था उसने उस कागज पर। साथ में थी मेरे लिए बरसती उसकी चिंता और उसका नैराश्य। सिर्फ ईमानदार परिश्रम के आधार पर उसने पर्यावरण के जहर से मुकाबला करना चाहा था। उसकी 28 साल की जिंदगी इसका प्रमाण थी। उस जिंदगी में उसने जाने कितनी बार मौत झेली थी, और हर बार की मौत उसे लाश बनाती चली गई थी कि आखिर में उसने खुद ही अपने को मरा कर दिया था ताकि लोग उसे मिट्टी बना सकें। मेरे सारे गणित शून्य पर जाकर खत्म हो गए थे। सांस लेने और दिल के धड़कने में कोई अर्थ शेष नहीं रह गया था। पिछले 3-4 सालों से अना के अलावा किसी भी सत्य को मानने से मन इनकार कर चुका था। उसके बाद मुझे उन्हीं झूठों को सच करना था। अना को मौत से मुक्ति मिली या नहीं ये तो नहीं पता, मगर मेरी मुक्ति के सारे दरवाजे बंद हो गए थे। अंदर हहराते हुए सन्नाटे थे और बाहर थी लोगों की टुकड़े टुकड़े करती नजरें। मेरी ओर हर तरफ से एक सहानुभूति उमड़ी पड़ती थी। बेचारी। कैरियर, शादी, भविष्य, ऐसी चर्चाएं मुझे छोड़कर हर एक को छूती थीं, और मैं अपने चारों ओर एक जाली बुनती जा रही थी, लोहे की। प्रोफेसर साहब के बड़े भाई पापा के परिचित थे, और इस नाते वो बहुत पहले से घर आते थे। अना के मेडिकल कॉलेज में चयन के भी पहले उन दिनों वे नए नए रीडर बने थे। मैं महसूस करने लगी थी कि उनकी आंखें परिचित से ज़्यादा कुछ होती चली जा रही हैं। मैं ख़त्म हो चुकी थी, फिर भी कॉलेज जाती थी। कक्षाओं में कॉपियों पर लिखती भी थी। मेडिसिन में बाह्य विभाग में मरीजों का परीक्षण और चिकित्सा भी देखती थी। सर्जरी में ऑपरेशन थिएटर भी जाती थी, मगर दिमाग के चारों ओर लोहे की जाली कुछ और घनी हो गई थी। और ऐसे में वो दोपहर आई। सुबह से ही मन बहुत ख़राब था। कोई छुट्टी थी उस दिन, पापा दौरे पर गए हुए थे। मैं पापा वाले कमरे में पलंग पर अधलेटी सी सहारे से बैठी थी, और प्रोफेसर साहब सामने बेंत वाली कुर्सी पर बैठे बातें कर रहे थे। बात मेडिकल जीवन के कमर तोड़ परिश्रम से होती हुई यहाँ फैली हुई कुंठाओं और संतरास पर उतर आई। तभी एक विषय ने धीरे से हमारी बातों के बीच सर उठाया। वह था आत्महत्या। वे बोलते जा रहे थे, और मैं कहीं बहुत नीचे, कहीं बहुत अंधेरे में झांक रही थी, जहाँ से धुआं आ रहा था और आंखों में जलन होने लगी थी। मेरा चेहरा अजीब सा हुआ आया देख प्रोफेसर साहब ने बोलना बंद कर दिया था। फिर कुछ क्षण रुक कर बोले, वंदना, क्या तुम डॉक्टर वर्धन से बहुत प्यार करती थी? उनके इस वाक्य से मेरा बांध टूट गया था। इतने दिनों बाद किसी ने अना के बारे में मुझसे कोई बात करी थी। एक तेज हिचकी के साथ मेरी रुलाई फूट पड़ी थी, और मैं घुटनों में मुंह देकर बुरी तरह सिसकने लगी थी। प्रोफेसर साहब अस्फुट सा बोलकर पास आ गए थे और सांत्वना देते हुए कंधे थपथपाने लगे थे। मेरी रुलाई बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने पीठ सहलाना शुरू कर दिया था, और मैंने रोते हुए उनकी बाहों पर सर रख दिया था। झूठ नहीं कहूँगी कि उनकी बाहों में मुझे अना की बाहें नजर आई थीं। मुझे साफ साफ पता था कि मुझे बाहों में भरता ये शख्स अना नहीं है। मेरी दहलीज पर उनके कदम बढ़ते चले आ रहे थे, और मेरी क्लांत हथेलियाँ उनकी सहानुभूति और प्यार को रोकने में असमर्थ होती जा रही थीं। सीधी सी बात तो ये थी कि मैं बहुत थक गई थी, सबसे, अपने आप से भी। पापा अक्सर इनकी तारीफ करने लगे थे। इतना ज़हीन, इतना काबिल लड़का, इतनी कम उम्र में रीडर बन गया।
बस प्रोफेसर साहब रिटायर हों, अब इसका ही नंबर है। इतने छोटे कैरियर में इतनी रिसर्च, इतने पेपर, इतना मिलनसार, इतना सुदर्शन। भाग 6। डॉक्टर साहब 5 बज गए। चपरासी सामने खड़ा था। ठीक है, मैंने कहा। खिड़की से गैलरी के बाहर का दृश्य दिखा। अब वहाँ कोई नहीं था। कमरे की खिड़की चूंकि बहुत छोटी थी, इसलिए शाम के वक्त कमरे में धुंधला धुंधला सा हो रहा था। प्रोफेसर साहब की मेज पर रोटरी क्लब वाली ट्रॉफी रखी थी, जो इन्हें आउटस्टैंडिंग रिसर्च के वजह से प्रदान की गई थी। वह रिसर्च कितनी झूठी और कितनी बेईमानी से की गई थी और गलत थी, इसको इनके 2-1 सहायकों और मेरे अलावा शायद कम ही लोग जानते थे। और कैसे जान पहचान और पैसे के जोर पर उस पर पुरस्कार दिलवाए गए थे, ये भी मुझे पता था। रोटरी क्लब वालों ने जब वह ट्रॉफी दी थी तो इन्होंने मंच पर कितना बड़ा झूठ बोला था। यदि मैं आपके सामने उस व्यक्ति का जिक्र न करूं जो इस सब के लिए जिम्मेदार है, तो बहुत गलत होगा। उसका ज्ञान, उसकी सहायता और उसकी अटूट निष्ठा के बगैर यह काम कभी संभव नहीं होता। और उसका नाम है वंदना, मेरी पत्नी। इस क्षण उसकी उपस्थिति कितनी प्रोत्साहनप्रद है मेरे लिए। शोमैन ने अपने करतब दिखा दिए थे और मैं सुलग उठी थी। इतना बड़ा झूठ। मुझे रात को अपने अध्ययन कक्ष से आकर जगाने पर उनकी नसों में रक्त की जगह बहते लावे को शांत करना कोई मदद थी? वितृष्णा से मैं अंदर तक कट गई थी। सारी बात गंदी सी, मितली जैसी, लिजलिजी लग रही थी, जहां मैं बिना कुछ किए इज्जत और तारीफ पा रही थी। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जब मुझे ट्रॉफी लेते वक्त इनके साथ खड़े होने के लिए मंच पर जाना पड़ा, तो सहधर्मिणी के एहसास के बजाय लगा था जैसे मालिक के पीछे जंजीर से बंधी दुम हिलाती। सामने कार का हॉर्न बज रहा था। प्रोफेसर साहब थे। मैं कमरे से बाहर निकल आई। इन्होंने अंदर से कार का दरवाज़ा खोला। सॉरी स्वीटहार्ट, आज थोड़ी सी देर हो गई। तुम परेशान तो नहीं हुई ना? वैसे जब परेशान होती हो तो और भी खूबसूरत लगती हो। क्यों, नाराज़ तो नहीं हो ना? मैंने गला साफ करके धीरे से सर हिलाया। नहीं भाई, चेहरे से तो नाराज़ दिख रही हो। अरे डार्लिंग, ऐसी खबर सुनाऊंगा कि खुशी से उछल पड़ोगी। मैंने आज प्रोफेसर सिंघल से बात कर ली है। इस बार फरवरी में तुम्हें एमडी में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। 2 साल पहले एक कैंडिडेट आधी एमडी छोड़कर सर्विस में चला गया था। उसकी रिसर्च थीसिस लगभग पूरी की पूरी सिंघल साहब के पास पड़ी है। उसी में थोड़ा फेरबदल कर देंगे। सिंघल साहब कह देंगे तो दूसरे पीजी स्टूडेंट्स भी कुछ हेल्प कर देंगे। तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। घर बैठे बैठे एमडी की डिग्री मिल जाएगी। अरे अब तो खुश हो जाओ, शाम को सेलिब्रेट करने चलेंगे। अपमान और वेदना से मैं तिलमिला उठी। उफ, आनंद के 28 वर्षों ने जिस वर्ग की चौखट पर सिर पटक पटक कर दम तोड़ दिया था, उस वर्ग के प्रतिनिधि ने मेरे जीने की दिशाएं तक तय कर दी हैं, और वे भी इतनी गलत, इतनी अंधेरी। डबडबा आई आंखों से मैंने कार के बाहर देखा। दूसरी ओर पश्चिम में एक बड़ा सा पलाश तेजी से नीचे गिर रहा था, जिसे नीचे क्षितिज के अंधेरों में खो जाना था। इनकी कार हवा से बातें करने लगी थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी नश्तर खामोशियों के। और मैं समझता हूँ समय काफ़ी हो गया है, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो पूरे समय उपस्थित रहे और जुड़े रहे जनसुलभ पुस्तकालय के इस प्रतिष्ठित महत्वपूर्ण पेज से, और जिन्होंने मेरी ये कहानी सुनी। और बहुत लोगों के मैसेजेस आए हैं, और मैं समझता हूँ कि समय उतना नहीं है। मैं इन सब का उत्तर बाद में दूंगा। और मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों को पसंद भी आई है। और चलिए, अब मैं समझता हूँ अर्पण कुमार जी, अब हम लोगों से विदा लें और बंद किया जाए।
मैसेजेस को बाद में देखकर मैं उनको व्यक्तिगत रूप से उनका उत्तर दे दूंगा। तो दोस्तों, मेरी तरफ से और जन सुलभ पुस्तकालय के पेज की तरफ से आप सबका अभिवादन, आप सबको नमस्कार, और अर्पण भाई को दोबारा मेरी तरफ से एक बार पुनः धन्यवाद।